प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बछरीया जी कार्यकाल सम्पूर्ण होइसे तार परिप्रेक्षितत कुमार भास्कर बर्मार हेतुत बीजेपी रैली देखिबले पोৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী CR পাটিল উপস্থিত আছে, সমান্তৰালকৈ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে। মোৰ সহযোগী আছে, সহযোগী দেখুৱাব দৃশ্যাংশ দীপু আছে। এনেধৰণে আচলতে যি 12 বছৰীয়া যি কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে এনেধৰণে আচলতে যি ৰেলী, সেই ৰেলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেখিবলৈ পাইছে মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল, সমান্তৰালকৈ বিধায়ক উপস্থিত আছে আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে যি প্ৰগতি পথযাত্ৰা সেই শীৰ্ষক তেওঁলোকে পথযাত্ৰা কৰিছে। সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পাইছে যে কালিৰ দিনটোতো দেশৰ প্ৰত্যেকটো স্থানতে আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি তেওঁ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি প্ৰত্যেকটো স্থানতে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সেৱা বা পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু আজিৰ দিনটোত আচলতে প্ৰগতিৰ পথযাত্ৰা শীৰ্ষক যি অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু এনেধৰণে তেওঁৰ নেতৃত্বত যি প্ৰগতি পথযাত্ৰাৰ যি ৰেলী, সেই ৰেলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে। আৰু এই ৰেলী তেওঁলোক দৌল গোবিন্দলৈকে যাব আৰু দৌল গোবিন্দত বিশেষ কাৰ্যসূচী আছে। আৰু এনেধৰণে যি ৰেলী বিজেপিৰ, সেই ৰেলী বৰ্তমান সময়ত পৰিলক্ষিত হৈছে। দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণে আচলতে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। किलोमीटर जिंदाबाद जिंदाबाद 2 किलोमीटर जी भाई नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल कंप्लीट हुए हैं। इस मौके पर आप लोग ये प्रगति यात्रा कर रहे हैं। आज गुवाहाटी में आप उपस्थित हुए हैं और क्या बताएंगे इस बारे में? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपने समय में कई रिकॉर्ड किए हैं और जुड़े कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ भी दिए हैं। 12 साल बेमिसाल का जो उनका काम रहा और उसके कारण लोगों को जो समस्याएं थी वो समस्या का हल भी निकला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कल ही नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 12 साल में जो काम हुए उसका एक उदाहरण ये ब्रिज है कि कम समय में और समय से पहले लोगों का समय बचाने के लिए ये ब्रिज बना है। करीब सामने जाने के लिए करीब 1 घंटा लगता था, आज 15 मिनट के अंदर ये 2 किलोमीटर का ब्रिज जो बना है लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसी तरह देश के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ, आपको एयर कनेक्टिविटी मिली। पहले करीब 74 एयरपोर्ट थे देश के अंदर 2014 में, आज करीब 160 एयरपोर्ट बन गए हैं। आपको वंदे भारत ट्रेन मिली, करीब 160 वंदे भारत की ट्रेन वो भी चल रही है। हम जो शस्त्र बनाते हैं, अभी तक तो पूरे शस्त्र कोई भी आयुध हमको बाहर से इंपोर्ट करते थे और हमारा जो एक्सपोर्ट था सिर्फ 2014 में 700 करोड़ का था। अभी करीब 27,000 करोड़ के आयुध हम बाहर निकास करने लगे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि कोरोना आया, उस समय में पूरी दुनिया में हाहाकार था, क्या होगा पता नहीं था। जब उसी टाइम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया और वैक्सीन बनाई। हमारे देश के लोगों को तो बहुत बड़ा फायदा हुआ, मगर छोटे छोटे 100 देशों को भी उन्होंने वैक्सीन दिया। यही बताता कि जो हमारा देश मांगने वाला था उसके बजाय देने वाला बन गया। इतने इसका काम हुए। महिलाओं के लिए कई योजना बनी। सबसे पहले स्वच्छता के साथ महिलाओं को जोड़ा गया। 12 करोड़ टॉयलेट पूरे देश में बने। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब 2047 का विकसित भारत की बात करते हैं, मगर अगर टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे हो सकता है। तो 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बनने के कारण करीब 60 करोड़ लोगों के सोच के लिए बाहर जाने की जो आदत थी खुले में, उसमें बदलाव आ गया। नल से जल की योजना लाए। 9 करोड़ बहनें रोज पानी के लिए दूर तक जाती थी, जो भी पानी मिलता था वो लेके आती थी और उसके कारण उनको बीमारियां भी होती थी।
5.5 करोड़ घंटे उनके पानी लाने में लगते थे। आज उनमें से उनको मुक्ति मिली है। 16 करोड़ घरों में नल से जल जा रहा है और 3 करोड़ जो भी बाकी है उसको भी हम दिसंबर 28 के पहले समय के पहले ही पूरा कर देंगे। उसके ऊपर भी बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देशन से कर रहा है। आपने देखा होगा कि आयुष्मान योजना के कारण जो लोगों को तकलीफ थी, अगर कोई गरीब आदमी बीमार होता था तो अपने बेटे को नहीं बताता था। उसको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, वो दवाइयाँ करेगा, उसको कर्ज हो जाएगा, उसको मकान या खेत बेचना पड़ेगा। कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा के ऊपर कोई कर्ज हो जाए, इसके लिए वो बताता नहीं था। बहुत अगर पेन होता है तो बाहर जाकर खेत पे जाकर भी रो लेगा, मगर घर तो सूखी आँख से ही आता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनकी दवा करूँगा, मैं उनके लिए उनका बिल दूंगा। 5 लाख रुपए तक के दवाई फ्री कर दिया मोदी साहब ने। उसका बिल वहाँ से सरकार से जा रहा है। ये भी अपने आप में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी योजना ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की है। हर क्षेत्र के अंदर युवा हो, महिला हो, किसान हो, सीनियर सिटीजन हो, अलग अलग समाज के लोग हो, वो माछीमारी कर रहा हो, वो विश्वकर्मा हो, कोई भी होगा तो उसके लिए सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने योजना बनाई और उसका लाभ लोगों तक पहुंचा है। जवाहरलाल नेहरू से कुछ ये एक दिन ज़्यादा हो गया उसका कार्यकाल और उसको सेलिब्रेट किया गया काल पूरा देश में। तो इस बारे में आप तुलना भी हो रहा है कि कैसा था नेहरू और कभी अभी मोदी का कार्यकाल कैसा चल रहा है, क्या बताएंगे? मैंने जो बताया वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ही कार्यकाल है। नेहरू जी के समय में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ये सरकार बनी थी। पहली सरकार थी, लोगों को भी कोई अपेक्षा नहीं थी। लोग भी स्वतंत्रता मिलने के कारण जो खुश थे, उसके अंदर उनको राजकीय इतना जागृति भी नहीं थी। आज लोग जागरूक हैं और उस टाइम तो कांग्रेस का जो नाम चल रहा था उसके कारण कोई विरोध पक्ष भी नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से विरोधियों का विरोध भी झेलते हैं और फिर भी डेवलपमेंट में कोई कमी ना हो जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं एक शब्द में अगर कहूँगा, एक वाक्य में कहूँगा तो कांग्रेस के समय में आपको अगर कुछ चाहिए, आपको ट्रेन चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको रोड चाहिए, तो आपको आंदोलन करना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, करीब 13 साल रहे और यहाँ पर भी 12 साल वो प्रधानमंत्री के तौर से काम कर रहे हैं। कोई भी आंदोलन कोई डिमांड के लिए नहीं करनी पड़े। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सबसे पहले लोगों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए जो काम कर दिया, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिनके समय में कोई पाने के लिए किसी को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो आप कह रहे हो ना कि नेहरू जी और मोदी जी में क्या फ़र्क है, तो मोदी साहब में सबसे बड़ा फ़र्क है कि वो ज़मीन पर है, ज़मीन पर लोगों की जो यातना है वो समझते हैं और उसका उपाय भी करते हैं और आम आदमी सरलता से जी सके उसके लिए उनकी योजना उनके तक पहुंचाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। सर, टीएमसी वेस्ट बंगाल में धराशायी हो चुकी है। सुष्मिता देव जी ने अब बीजेपी ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के लिए जा रहा है, तो क्या बोलेंगे आप टीएमसी के बारे में? देखिए, तो उनकी पार्टी का सवाल है, वो तय करेंगे वो लोग। मगर एक बात इसमें से उभर के आ जाती है कि कल तक ममता को हरा नहीं सकते। ममता कहते थे कि खेलो, बांग्ला में कुछ बोलते थे ना वो लोग, खेलो हबे। एक खेलो हबे उनका हो गया, क्योंकि जो कल तक बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी, आज उनके सभी सांसद, सभी एमएलए उनको छोड़ के जा रहे हैं। वो इसके लिए जा रहे हैं कि उनको लगता है कि इनके समय में, ममता जी के समय में जो बंगाल में अत्याचार हुए और उसके कारण लोगों की जो नाराजगी है, तो उनको उनका पॉलिटिकल फ्यूचर वहाँ दिखता नहीं है कि टीएमसी में रहेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, ममता जी के साथ रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, और इसीलिए वो सबसे पहले वहाँ से निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो घोंसला उन्होंने बना के रखा था वो टूट गया है। जैसे दिल्ली में भी केजरीवाल का जो घोंसला था, केजरीवाल ने एक दिन कहा था कि मोदी जी आप इस जन्म में तो हमको हरा नहीं सकते हैं। मुझे लगता है उनका भी जो बात थी, उन्होंने भी जो घोंसला बना के रखा था वो भी टूट गया, धराशायी हो गया।
और आज तो पूरे देश के अंदर कोई भी विरोध पक्ष अभी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। आज तो ये पार्टियां टूट रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनका अस्तित्व भी होगा कि नहीं, वो भी एक प्रश्न चिन्ह उनके सामने लगा हुआ है। सर इसी टाइम पे ममता बनर्जी कांग्रेस के पास भी गया है, तो आप क्या बोल सकते हैं? देखो, एक कहावत है कि जो डूबता आदमी होता है ना, वो घास का जो तिनका होता है वो भी पकड़ के बचने की कोशिश करता है। तो कांग्रेस खुद ही डूबी रही है और उसका अगर वो पकड़ेंगे तो दोनों जल्दी डूब जाएंगे। ओके, धन्यवाद। স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এনেধৰণে তেওঁ কেইবাটাও বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আৰু এনেধৰণে আচলতে যি প্ৰগতিৰ পথযাত্ৰা ৰেলী সেই ৰেলী দেখিবলৈ পোৱা